अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आज सेकेंड ईयर की क्लासेस के लिए दोबारा हाजिर हो गई और पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर बायोलॉजी मैंने बोर्ड पर लिखा है, हमारा चैप्टर 15 है और इसका नाम है होम्योस्टेसिस और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और पहला चैप्टर तो हमेशा बहुत अहमियत का हामिल होता है। अब इसमें अगर आप देखें बुक पे तो ये पहला पेज है और इसमें पहली हेडिंग है कॉन्सेप्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, जो कि मैं स्टार्ट करने लगी। तो पहला जो आपका एएलपी के मुताबिक, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पहला टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस ही है। और इसके पहले पैराग्राफ में उसने आपको बताया कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि सेल्स से मिलकर बने हैं या एक सेल पर भी मुश्तमिल अगर एक ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके बाहर उसकी बॉडी, सेल बॉडी के बाहर और उसके जिस्म के बाहर जो भी इन्वायरमेंट है वो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाता है। हर जानदार के जिस्म के अंदर भी, अगर वो मल्टी सेलुलर है तब भी और अगर वो यूनिसेलुलर है तब भी, दोनों सूरतों में उसके सेल के अंदर एक मखसूस एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन रहता है, जिसे हम उसका इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपको पता है कि एबायोटिक फैक्टर्स हैं, हवा में नमी, दर्जा हरारत, हवा का चलना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस, पानी का इस्तेमाल, मट्टी वगैरह, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो ये जो सारे हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं ये हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बनाते हैं और इसमें मुसलसल फ्लक्चुएशंस यानी कि तब्दीलियाँ, चेंजेस आते रहते हैं, उतार चढ़ाव होता रहता है। और हमारी बॉडी की कोशिश ये होती है कि हमारी बॉडी इन तमाम चेंजेस को टॉलरेट भी करती है और वो कोशिश करती है कि हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखा जाए, ताकि बाहर के जो दुनिया है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है, उसमें होने वाले चेंजेस से हमारे जिस्म के ऊपर ज़्यादा फर्क ना पड़े, हमारी लाइफ पर, हमारे जो सेलुलर प्रोसेसेस हैं, मैकेनिज्म्स हैं, वो ठीक रहें। तो ये सब जो है वो सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है होम्योस्टेसिस की। तो होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन पहले पैराग्राफ में बोल्ड होकर लिखी हुई है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। और ये क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस वो अमल है जिसके नतीजे में बाहर के एनवायरनमेंट में होने वाले जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो चेंजेस हैं, उससे होने वाले पॉसिबल जो हार्म, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उससे बॉडी को बचाया जाता है। अब जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है कि हर चीज़ की एक नैरो रेंज के अंदर जो है वो हमारी बॉडी कोशिश करती है कि इसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी को मेंटेन करके रखा जाए। अल्लाह ताला ने हर चीज़ की एक रेंज बना रखी है जिसमें हमारी बॉडी जो है वो आराम से रह सकती है। मिसाल के तौर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ और 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारे पास दर्जा हरारत की एक नैरो रेंज है कि इसमें हमारी जो बॉडी है वो सरवाइव करने की कोशिश करती है। लेकिन मजीद टेम्परेचर एक्सीड हो, यहाँ से बढ़ जाए या यहाँ से कम हो जाए, तो दोनों सूरतों में हमारे जिस्म को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो हर चीज़ की एक नैरो रेंज है जिसमें हमारी बॉडी जो है वो सरवाइव कर सकती है। और हमारी बॉडी का काम ये है, उसकी इंटरनल मैकेनिज्म्स का काम ये है, होम्योस्टेसिस का काम ये है कि हमारी बॉडी को इस नैरो रेंज के अंदर जो है वो मेंटेन करके रखे, ताकि हमारा सर्वाइवल जो है वो पूरा हो सके। अब जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे किरदार, अतवार यानी कि करेक्टर्स ऐसे भी हमारे जिस्म में पैदा होते हैं जो कि हम एक्वायर करते हैं यानी हासिल करते हैं, ताकि हम अपनी बॉडी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। और वो कहलाती हैं मेनली हमारी अडेप्टेशंस। और अडेप्टेशंस एवोल्यूशन के प्रोसेस में होती रहती हैं, जिससे जो जानदार हैं उनके जिस्म में चेंजेस आते रहते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो अपने एनवायरनमेंट में बेहतर तरीके से रह सकें। इस बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो इस येलो बॉक्स में दिया गया, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अडेप्टेशंस क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान होती हैं, चेंजेस लाती हैं और बदलती हुई जो कंडीशंस हैं, जो अवामिल हैं जिनमें तब्दीली होती रहती है, उसके मुताबिक जानदार को मेनटेन करके रखने में मदद देती हैं। अब हमारे जिस्म में जो होम्योस्टेसिस है वो मेनली 3 तरीकों से होती है। एक है ऑस्मोरेगुलेशंस, इसमें मेनली पानी और मिनरल्स, नमकियात शामिल हैं, क्योंकि आपको पता है सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स, आयंस, नमकियात हैं जो हमारे जिस्म में पाए जाते हैं। बहुत सारे प्रोसेसेस में वो बनते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस में उनका इस्तेमाल होता है, तो इसलिए उनकी भी रिक्वायरमेंट जो है वो एक नैरो रेंज के मुताबिक जो है वो मेंटेन की जाती है। उसके बाद थर्मोरेगुलेशन है, नाम से जाहिर है थर्म का जो वर्ड है वो हम इस्तेमाल करते हैं दर्जा हरारत के लिए। रेगुलेशन का मतलब यह है कि मुसलसल उसको चेक एंड बैलेंस करना, उसको देखते रहना, उसको बिगड़ने की सूरत हाल से बचाए
रखना। तो थर्मोरेगुलेशन का मतलब है कि दर्जा हरारत को मेंटेन रखना है। और उसके बाद एक्सक्रीशन इसका तीसरा हिस्सा आ जाता है। और एक्सक्रीशन जो है ये वो अमल है जिसमें हमारे जिस्म में बनने वाले नाइट्रोजनस वेस्ट को, जिनमें नाइट्रोजन होगी ज़रूर, उस वेस्ट को जो है वो जिस्म से बाहर खारिज किया जाता है। तो नैरो रेंज की बात हो गई। अब हमारी बॉडी ये करती कैसे है? हमारी बॉडी जो है जनाब, इसमें एक पूरा कंट्रोल सिस्टम है और कंट्रोल सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को, इवन के हर सेल के अंदर भी ये प्रोसेस करता है। ओवरऑल भी हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है नैरो रेंज के मुताबिक, और ये कंट्रोल सिस्टम हमारी पूरी बॉडी के साथ साथ सेल्स को भी देखता रहता है। अब ये कैसे होगा और इसके हिस्से कैसे हैं? अब कंट्रोल सिस्टम की जो बात है वो पेज नंबर 2 पर है, जो कि मैं आपको यहाँ से पढ़ाने लगी हूँ। और यहाँ आपने छोटी छोटी इसके ऊपर हेडिंग्स भी बना लेनी है कि अगर हमारे जिस्म को ठंड लग रही है तो हमारा कंट्रोल सिस्टम तब भी काम करेगा। अगर हमारा जो बॉडी है उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तब भी कोशिश करेगा हमारा कंट्रोल सिस्टम कि हमारे जो दर्जा हरारत है उसको लोअर किया जा सके, ताकि हमें जो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है उसको ठीक किया जा सके। अब हर चीज़ को मैयर करने के लिए, देखने के लिए कुछ मखसूस औजार या चीज़ें शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी चीज़ का दर्जा हरारत मैयर करना है तो उसके लिए हमारे पास थर्मोमीटर होता है। तो हमारी बॉडी में रिसेप्टर वो पहला हिस्सा है जो कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा पहला है, और ये क्या करता है? ये हमारे जिस्म के बाहर होने वाले चेंजेस को, जिन्हें हम स्टिमुलस भी बोलते हैं, उन चेंजेस को, होने वाली तब्दीलियों को डिटेक्ट करता है। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम का जो मेन हिस्सा है, जो कि समझ लीजिए इसका मॉनिटर है, इन दोनों के ऊपर मास्टर है, वो है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर को तमाम खबर जाती है, रिसेप्टर कंट्रोल सेंटर तक जो है वो तमाम मालूमात भेजते रहते हैं, और कंट्रोल सेंटर जो है वो मेन इंटरनल रहकर तो काम करने वाले जो हिस्से होते हैं उनके थ्रू जिस्म की जो सारी कंडीशंस हैं उनको नैरो रेंज में करता है। अब इसका जो तीसरा हिस्सा है वो है इफेक्टर। तो इफेक्टर जनाब क्या करता है? ये असल में मेनली ग्लैंड्स और मसल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये रद्देमल शो करते हैं, रिस्पांस पैदा करते हैं, और कंट्रोल सेंटर जो है वो इनको अपना काम करवाता है। ये जो इफेक्टर्स को सिग्नलिंग जाती है कंट्रोल सेंटर से जाती है, रिसेप्टर से उसको मालूमात आती है, और इफेक्टर्स के काम करने के बाद या रद्देमल चेक करने के बाद फीडबैक मैकेनिज्म भी होता है, जिसके थ्रू फीडबैक यानी कि बाकी की मालूमात जो है वो मिलती रहती है कंट्रोल सेंटर को, कि ताकि अगर वो किसी भी स्टेज पर किसी कंडीशन को चेंज करना है तो वो कर सके। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत अब ज़्यादा नहीं है, कम है, तो उसको कम भी किया जा सकता है, और अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जिसको अभी भी मज़ीद ज़्यादा करने की ज़रूरत है तो उसको ज़्यादा भी किया जा सकता है। अब एक डायग्राम आपकी जो बुक है उसमें पेज नंबर 2 पर बनाई गई है, जो यहाँ आप येलो बॉक्स में देख रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दिखाई है। हर जानदार के जिस्म के बाहर की तमाम कंडीशन जो कलेक्टिवली कहलाएंगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इतने सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें अफेक्ट करते हैं और उनमें उतार चढ़ाव आता है, उन्हें हम कहेंगे फ्लक्चुएशंस। अब ये एक जानदार की बॉडी जो है उसको इस बॉक्स से दिखाया गया, क्योंकि हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर एक बड़ा कंट्रोल सिस्टम होता है जो हर होने वाली चेंज को देखता है, रिसेप्टर से मालूमात लेता है, इफेक्टर्स को ऑर्डर देता है। यहाँ आप देख रहे हैं 2 खुलिये दिखाए गए हैं। एन से मुराद यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये सेल हमने बनाकर आपको दिखाए हैं। जैसे कि बॉडी में कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है, उसी तरह सेल के अंदर भी एक छोटा सा कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि सेल को भी नैरो रेंज, ये एरो शो कर रहे हैं, नैरो रेंज में रखने की कोशिश करता है, और पूरी बॉडी को भी एक नैरो रेंज में रखने की कोशिश की जाती है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है जो कि जानदार के जिस्म का ही हिस्सा है, उसे हम क्या कहते हैं? ये ऑर्गेनिज्म का इंटरनल एनवायरनमेंट है, यानी हमारे जिस्म के अंदर जितने भी सेल्स हैं और हमारा पूरा जिस्म, ये हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाएगा कलेक्टिवली। अब हम देखते हैं कि कंट्रोल सिस्टम जो है ना सिर्फ वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, बल्कि वो सेलुलर लेवल पर भी मौजूद है, और वहां पर भी वो रिसेप्टर से आने वाली मालूमात को लेगा, रिसीव करेगा, उसके मुताबिक ऑर्डर्स जारी करेगा, जिस चीज़ को कम करना है, जिस चीज़ को ज़्यादा करना है, उसको इफेक्टर्स की मदद से करेगा, और हमारी बॉडी को अगेन नैरो रेंज में जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अब हमारा जो हमने ऊपर जैसे पढ़ा कि होम्योस्टेसिस है, तो उसके 3 बड़े हिस्से हैं, तो हमने 1 बाय 1 हर हिस्से को जो है वो डिस्कस करना है। हमारा पहला हिस्सा है ऑस्मोरेगुलेशन, फिर आएगा थर्मोरेगुलेशन, फिर आएगा एक्सक्रीशन। आज हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन में मेनली पानी और नमकियात की जो मिकदार है वो जिस्म में मेंटेन करके रखी जाती है। पानी का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल है और ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। हमारे जिस्म का 70% हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल है, और हमारे सेल्स के अंदर भी मेनली जो प्रोटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में भी पानी बहुत वाफिर मिकदार में पाया जाता है।
अगर हम बात करें कि सेल्स जो हैं वो किस तरह की जो कंडीशन है सॉल्यूट्स के हिसाब से वो किस तरह की कंडीशन में रह सकते हैं, तो 3 कंडीशंस होती हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपो का जो वर्ड है वो इस्तेमाल होता है कम, नीचे के लिए। आइसो का जो वर्ड है वो इस्तेमाल होता है सेम, एक जैसे के लिए। हाइपरटोनिक का मतलब जो है, ये हाइपर का वर्ड इस्तेमाल होता है ज्यादा के लिए, किसी चीज की ज्यादती दिखाने के लिए। अब अगर आप हाइपोटोनिक कंडीशन देखें तो हाइपोटोनिक कंडीशन का मतलब है कि अगर बाहर मिनरल्स, नमकियात, सेल्स से बाहर मिनरल्स और नमकियात कम है, जैसे कि मेरा एरो भी शो कर है, और पानी ज्यादा है, तो फिर होगा क्या, बाहर से पानी, बाहर के एनवायरनमेंट से पानी सेल के अंदर आने की कोशिश करेगा। जब वो सेल के अंदर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं, वो पानी को अंदर आने देती हैं, और सेल वॉल तो पानी के लिए बिल्कुल ही परमिएबल होती है। तो होता क्या है कि पौधों के सेल में जो सेल्स अगर श्रिंक हुए हुए हैं, जब उनको पानी में डाला जाता है, उनके अंदर पानी दाखिल होता है, तो वो फुली ग्रोन हो जाते हैं, वो एक्सपेंडेड हो जाते हैं, बिल्कुल खुल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में भी देख रहे हैं। इस कंडीशन में सेल को कहा जाता है कि ये है टर्जिड। और जो सेल वॉल है ये पानी को टॉलरेट करती है, उस प्रेशर को टॉलरेट करती है। और जनाब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो पौधे के सेल के अंदर पाया जाता है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को भी रिमूव करने की कोशिश करता है। लेकिन जो एनिमल्स के सेल्स हैं, क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं है, तो एक वक्त आएगा कि वो बर्स्ट भी हो सकते हैं अगर मजीद पानी उनमें एंटर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है कि जितने सॉल्यूट्स बाहर हैं उतने ही अंदर हैं, जितना पानी बाहर है सेल से उतना ही अंदर है। जब कोई नेट चेंज नहीं आएगा तो ना चीज कोई अंदर दाखिल होगी, ना अंदर से कोई चीज बाहर आएगी। इसलिए ये कंडीशन जो है वो बेहतर होती है, इसमें सेल जो अपनी नॉर्मल साख्त बरकरार रखता है। उसके बाद हाइपरटोनिक की जो कंडीशन है उसमें क्या होता है कि पानी कम होता है, जैसे कि आप मेरा एरो देख रहे हैं कि पानी कम है और सॉल्यूट मिनरल जो है वो ज्यादा है। अब जब सॉल्यूट मिनरल्स बाहर ज्यादा है तो ये सेल के अंदर आने की कोशिश करेंगे, इसके मुकाबले में सेल का जो पानी है वो बाहर खारिज होने की कोशिश करेगा। तो सेल का पानी बाहर खारिज हो रहा है और सॉल्यूट मिनरल्स बिला वजह जरूरत से ज्यादा अंदर आ रहे हैं। इसकी वजह से सेल के अंदर जो पानी है उसकी कमी हो जाएगी, उसका साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्रंकन सेल जो है उसकी हालत ये है। ये हमारा नॉर्मल सेल है जो कि आइसोटोनिक कंडीशन में है, ये हमारा टर्जिड सेल है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी है, और ये हमारा वो सेल है जिसका सारा पानी जो है वो बाहर रिलीज हो गया है और उसका साइटोप्लाज्म सारा सुकड़ गया। तो ये जो कंडीशंस हैं ये आपको बताती हैं कि एक एनवायरनमेंट जो सेल के बाहर उसे मिलता है उससे सेल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। इसके साथ मैं आज का लेक्चर ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।